और अब हम आपकी सेहत से जुड़ी एक बहुत जरूरी खबर का डीएनए टेस्ट शुरू कर रहे हैं। अगर आप भी सर्दी, जुकाम, पीठ में दर्द और बदन दर्द जैसी छोटी छोटी शिकायतें होने पर सीधे केमिस्ट के पास जाकर कुछ मशहूर दवाइयों में से एक खरीद कर खा लेते हैं तो आप खुद को बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो दवाई आप ले रहे हैं वो आपके शरीर में घुल ही ना पाए। हो सकता है वो दवाई नकली हो, और ये भी हो सकता है कि वो खराब गुणवत्ता वाली दवाई हो, या फिर दवा के नाम पर आपको खतरनाक केमिकल दे दिया गया हो। यानी जिस दवाई को आप अपनी बीमारी दूर करने के लिए खा रहे हैं, हो सकता है वो दवाई खुद ही बीमार हो, यानी वो इस लायक ही ना हो कि वो आपको ठीक कर सके। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में दवाओं की क्वालिटी से समझौता हो रहा है? और इसी सवाल के आधार पर हम भारत में बिकने वाली बीमार दवाइयों का आज एक जरूरी डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। सर्दी, जुकाम और शरीर में दर्द होने पर भारत में लोग अक्सर कॉम्बीफ्लैम नाम की एक दवा खा लेते हैं, लेकिन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने यह पाया है कि कॉम्बीफ्लैम नाम की यह दवा आपके शरीर में वक्त पर घुल ही नहीं पाती। CDSCO के मुताबिक कॉम्बीफ्लैम के जून 2015 और जुलाई 2015 के कुछ बैचेस से हासिल किए गए दवा के सैंपल डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में फेल हो गए। अब आपको बताते हैं कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का इस्तेमाल यह देखने के लिए किया जाता है कि दवाई या कैप्सूल शरीर में घुलने में कितना वक्त लेता है। इससे यह भी पता चलता है कि दवाई ठीक समय पर ठीक तरह से आपके शरीर पर असर कर रही है या नहीं। CDSCO ने अपनी जांच में पाया कि कॉम्बीफ्लैम शरीर में घुलने में काफी वक्त लगा रही है, और यह इस बात का संकेत है कि दवाई अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं है, यानी दवाई की क्वालिटी ठीक नहीं है। हालांकि ये गड़बड़ कॉम्बीफ्लैम के कुछ बैचेस में ही पाई गई है, सारे बैचेस में नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आम आदमी ये कैसे पता लगाएगा कि उसकी दवा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में फेल हो रही है या पास हो रही है? यानी जो दवाई आप खा रहे हैं, ले रहे हैं, वो वक्त पर शरीर में घुल भी रही है या नहीं, ये आप कैसे पता लगाएंगे? कॉम्बीफ्लैम की गुणवत्ता खराब पाए जाने के बाद इस पेन किलर का निर्माण करने वाली फ्रांस की कंपनी सैनोफी ने दवा के वो बैच बाजार से वापस मंगा लिए हैं जिनमें ये कमी पाई गई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि उन लोगों का क्या होगा जो इस बैच की दवा खरीद कर खा चुके हैं। वैसे आपको खतरा सिर्फ कॉम्बीफ्लैम जैसी दवाओं से ही नहीं है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हर महीने उन दवाओं को लेकर अलर्ट जारी करता है जिनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और जो सेहत के लिए हानिकारक है। DCGI पिछले 5 महीनों में ऐसी 102 दवाओं की सूची जारी कर चुका है जो या तो नकली हैं या खराब गुणवत्ता की हैं। इन 102 दवाओं की सूची में मिलावटी और गलत तरीके से बेची जा रही दवाएं भी शामिल हैं। DCGI के नियमों के मुताबिक ऐसी दवाएं बनाने वाली कंपनियां खराब गुणवत्ता वाली दवाओं को वापस मंगाने के लिए बाध्य हैं, लेकिन गड़बड़ी का पता लगने से पहले ये दवाइयां कई बार ग्राहकों तक पहुंच जाती हैं। लेकिन कंपनियां इस बारे में ग्राहकों को कभी सूचित नहीं करती। बदनामी से बचने के लिए कंपनियां खराब दवाइयों को चुपचाप खामोशी के साथ बाजार से वापस मंगा लेती हैं, ताकि कंपनीज की इमेज खराब ना हो। ये बात कानों कान किसी को खबर ही नहीं लगती। यानी ज्यादातर कंपनियों को आपकी खराब होती सेहत के बारे में ज्यादा चिंता नहीं है, उन्हें चिंता है तो अपनी खराब होने वाली इमेज की। इसलिए कंपनियां आपको ये बताना जरूरी नहीं समझती कि जो दवाई आपके पास है वो इस्तेमाल के लायक है या नहीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के लोगों को बीमार और बेकार दवाइयां खाने पर मजबूर किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत के लोगों को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो बाजार से बाहर हो चुकी दवाओं के बारे में ठीक से जान सकें, उन्हें जानकारी मिल सके, ताकि सेहत को होने वाले नुकसान से बचा जा सके। आज हमने भारत को दवाइयों की प्रयोगशाला बनाने की बीमार सोच का एक डीएनए टेस्ट किया है। यह सीधे सीधे आपकी और आपके परिवार की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए आपको यह विश्लेषण आज खास तौर से बैठकर बहुत ध्यान से देखना चाहिए। क्या भारत को बेकार, असरहीन, खतरनाक और नकली दवाओं की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है? क्या भारत के लोगों पर दवाओं के साथ खतरनाक प्रयोग किए जा रहे हैं? क्या भारत के लोगों को खराब गुणवत्ता वाली दवाइयां खाने पर मजबूर किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत के लोगों की
छोटी छोटी बीमारियां दूर करने वाली दवाइयां अपने भीतर बड़े बड़े खतरे छुपाए हुए हैं। भारतीय घरों में कॉम्बिफ्लेम नाम की दवा आपको बेहद आसानी से मिल जाएगी। बुखार, बदन दर्द, कमर दर्द जैसी बीमारियों का इलाज करने वाली ये पेन किलर दर्द से लड़ने के लिए गले से नीचे तो उतर जाती है, लेकिन फिर अचानक ठहर जाती है। आप इसे जिद्दी दवा भी कह सकते हैं, यानी ये दवा शरीर में घुलने में काफी वक्त लेती है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक जांच में पाया कि कॉम्बिफ्लेम के कुछ बैच से हासिल की गई दवा शरीर में वक्त पर नहीं घुल पाई। दवाइयों के विज्ञान की भाषा में इसे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि दवा शरीर में कितने वक्त में घुलती है। कॉम्बिफ्लेम के जो बैच मार्केट से वापस मंगाए गए हैं वो जून 2015 और जुलाई 2015 के बैच टेस्ट हैं। इनकी एक्सपायरी डेट मई 2018 और जून 2018 है, यानी हो सकता है कि ये दवा भारत के कई घरों में पहुंच चुकी हो और लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हों। अगर कोई टैबलेट नहीं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, पेट में से ब्लड में नहीं जाएगी, और कई बार अगर डिसइंटीग्रेशन होगा ही नहीं उसका तो वैसे के वैसे ही वो फीकल मैटर में निकल जाएगी, पॉटी में निकल जाएगी, तो वो दवाई असर नहीं करेगी। कई बार डिसइंटीग्रेशन टाइम आपने खाते ही वो टूट गई तो आपके गले में ही टूट के वो फिर आपको इरिटेशन पैदा करेगी। कॉम्बिफ्लेम एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवा है, FDC, यानी ऐसी दवाएं जिन्हें बनाने में 2 या 2 से अधिक दवाइयों की तय मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। ये राहत की बात है कि कॉम्बिफ्लेम उन 344 दवाओं की सूची में शामिल नहीं है जिन्हें सरकार ने मार्च 2016 में प्रतिबंधित दवाओं की लिस्ट में डाला था। लेकिन सवाल ये है कि आम लोग भला कैसे पता लगाएं कि उनकी सेहत के लिए कौन सी दवा कारगर है और कौन सी नहीं। उसकी जगह पे दूसरी दवा कोई बता रहा है कि कौन सी लेना है, वो तो डॉक्टर ही बताएगा कौन सा लेना है, क्या नहीं लेना है। दवाई लिखी है वो तो बैन हो चुकी है, पर जो अगले वो तो अब जो दवाई हम लेंगे वो तो मिल नहीं रही है। अब फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, वो तो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा कि हमने कौन सी दवाई फिर लेनी है। कॉम्बिफ्लेम का निर्माण करने वाली कंपनी सनोफी का दावा है कि उसकी दवा से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन समस्या ये है कि अगर दवा असर ही नहीं करेगी तो फिर मरीज ज्यादा डोज या दूसरी दवाओं का इस्तेमाल कर अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। जो DCGI सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद अप्रूव किए हैं उनमें से भी कई वाहियात कॉम्बिनेशंस हैं। मतलब वो दुनिया में कोई अप्रूव नहीं करेंगे। अगर आप अमेरिका में जाके किसी को डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो कहेंगे कि आप किस ढंग के लोग हो, कैसे ये अप्रूव हो सकता है। और उसमें कईयों का जिक्र तो पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट में किया गया है, तो उसमें ये अभी चुपचाप बैठे हुए हैं, उनको भी बैन करने की बात है। सरकार बाजार में ओवर द काउंटर मिलने वाली ड्रग्स पर लगाम लगाना चाहती है। सरकार ने इसकी शुरुआत फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली 344 दवाओं को प्रतिबंधित करके कर दी है। सरकार अब और 500 दवाओं को प्रतिबंधित करने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि सरकार का मानना है कि ज्यादा एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से दवाएं बेअसर साबित होने लगी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस रोक के बाद भी दवाएं बाजार से बाहर हो पाएंगी? लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप A और B कॉम्बिनेशन को ये कह के कि A अप्रूव्ड है B अप्रूव्ड है तो हम दोनों को कंबाइन करके स्टेट के थ्रू एंट्री करके हम ला देंगे, तो उसकी सेफ्टी एंड क्वालिटी के बारे में एश्योरेंस नहीं है। जब से फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम इंडिया में चालू हुआ है, लोगों को साइड इफेक्ट्स मिल रहे हैं। तो अगर आपके पास में ड्रग की सेफ्टी एंड क्वालिटी नहीं है तो कैसे कोई डॉक्टर उसको लिखेगा। तो आज की डेट में डॉक्टर को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि सेफ्टी एंड क्वालिटी और DCGI का अप्रूवल। अगर कोई भी दवाई बिना DCGI के अप्रूवल के स्टेट के माध्यम से आती है तो वो गलत है। बाजार में आसानी से मिल जाने वाली दवाएं ही आम लोगों की सेहत के लिए खतरा नहीं है, बल्कि तेजी से बढ़ता एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी मरीजों को संकट में डाल रहा है। और अगर एंटीबायोटिक भी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में फेल हो जाएं, तो मरीजों की जान पर खतरा कई गुना बढ़ सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो हैं वो हालांकि कुछ दवाओं में
ऑलरेडी अप्रूवल से पहले जब कोई भी कंपनी उसे निकालती है तो उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस लिस्ट करती है, जैसे कि यहाँ पर भी लिस्ट किए गए हैं। ये एक दवा की डिब्बी में से निकला हुआ पर्चा है जिसमें इस तरह के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आपको पढ़ने में आएंगे कि ये नुकसान है, ये लोग नहीं ले सकते, और या फिर ये इसके नोन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन इसके आगे काम शुरू होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग का, जो कि सरकार को करना होता है कंपनियों के साथ तालमेल बिठाते हुए। हर साल WHO को एक लिस्ट देनी होती है और ये बताना होता है कि इस साल हमें अपने देश में बिक रही दवाइयों में से कुछ एक साइड इफ़ेक्ट पाए गए हैं और ये वो साइड इफ़ेक्ट हैं और ये वो दवाइयाँ हैं। लेकिन अपने देश में एडवर्स ड्रग रिएक्शन के नाम पर प्रोग्राम ज़रूर है। आज तक किसी भी साल में ऐसा नहीं हुआ कि भारत की तरफ से WHO में नॉन साइड इफ़ेक्ट्स बताए गए हों किसी भी दवा के। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर भारतीय साल में औसतन 11 बार एंटीबायोटिक दवाएं खाता है। समस्या ये है कि लगातार एंटीबायोटिक दवाएं लेने से शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया में अब इन दवाओं से प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। इसी वजह से भारत में 75% बीमारियों में डॉक्टरों को औसतन से भी ज्यादा एंटीबायोटिक देनी पड़ रही हैं। बिना जरूरत अगर एंटीबायोटिक दवाओं को खाया जाए तो मरीज का इलाज लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर एंटीबायोटिक हमें पूरी मात्रा में नहीं मिल रहा है तो हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। हम सोच रहे हैं कि बीमारी घातक है, हम सोच रहे हैं कि एंटीबायोटिक नकली है, लेकिन नकली नहीं है, वो पूरी मात्रा में जा ही नहीं रही। इससे एक रेजिस्टेंस का भी खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा मरीज के लिए ये पता लगाना भी बहुत मुश्किल है कि कौन सी दवा बाजार से बाहर हो चुकी है और कौन सी अभी इस्तेमाल की जा सकती है। इतने ब्रांड्स हैं हिंदुस्तान में कि 25 to 30% डॉक्टर्स को ये नहीं पता होता कि इसमें ये चीज़ है। उनको ये पता है ये दवाई मेरे फ़ायदा करती है। स्पेशली जो जनरल फिजिशियंस हैं, GPs हैं, उनको तो बहुत ही कम पता है इसके बारे में कि क्या चीज़ एडवर्स रिवर्ट करती है या नहीं। दवाओं के बेअसर होने के पीछे एक बड़ी वजह इन दवाओं का बेमतलब इस्तेमाल भी है। ऐसे में मरीज को भी जागरूक होना होगा। दवा लेने से पहले डॉक्टर से एक बार तो जरूर पूछना होगा कि जो दवा वो लिख रहे हैं कहीं वो बाजार में प्रतिबंधित तो नहीं है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।